Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define subgraph, isomorphic graph, homeomorphic graph, path, connectivity. Also, we give some examples related to these notions and state one theorem. सबसे पहले हम आते हैं सब ग्राफ की डेफिनेशन की तरफ। अगर हमारे पास एक ग्राफ G है जिसका सेट ऑफ वर्टिसेस को V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सेट ऑफ एजेस को E से, तो H है जिसका जो सेट ऑफ वर्टिसेस V प्राइम और सेट ऑफ एजेस E प्राइम है, तो H सब ग्राफ कहलाता है G का if the set of vertices is included in the set of vertices of G which is denoted by V, और E प्राइम सबसेट हो E का, और E प्राइम जो है वो सेट ऑफ एजेस है H का, और E जो है वो G का है। और यही यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ H आर कंटेंड इन द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ G। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर एक मैं वर्टिक्स कंसीडर करता हूँ P1, दूसरा P2 और ये तीसरा वर्टिक्स P3, और इससे अगर हम ग्राफ एक इस किस्म का बना लेते हैं कि इनके जो एजेस हैं ये E1 है, ये E2 और ये E3। अब इसका जो वर्टिक्स का, अगर ये G ग्राफ है हमारे पास, अगर वर्टिक्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे P1, P2 और P3, और एजेस का जो सेट है वो हमारे पास है E1, E2 और E3। अब अगर हम इसमें से एक ग्राफ कंसीडर करते हैं P2 और ये P3, और एक एज हम छोड़ देते हैं, यानी E1 और E3 सिर्फ इसमें कंसीडर किया। अब ये H सब ग्राफ होगा, आप देखें V प्राइम इसके अंदर जो है वो आ जाएगा P1, P2, P3, एंड दिस इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ V, और E हमारे पास आ जाएगा एजेस E1 और E2, एंड दिस इज़ द सबसेट ऑफ सॉरी ये E प्राइम है, दिस इज़ द सबसेट ऑफ V। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, इस लिहाज से H इज़ द सब ग्राफ ऑफ G। तो अब नोट करें, अगर इसी तरीके से हम इसमें से ये कंप्लीट भी रिमूव कर देते पार्ट जो था नेक्स्ट वाला भी, ये पाथ, तो इस केस के अंदर जो एजेस में से जो चीज़ रिमूव होगी वो एक एज निकल जाएगा, ये हमारे पास E1 भी निकल जाएगा इसमें से, और इसी तरीके से जो सिर्फ E2 रह जाएगा, और इसी तरीके से जो पॉइंट्स में से भी हमारे पास P2 इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। इस केस के अंदर भी ये सब ग्राफ है। तो इस तरीके से जो भी इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए वो सब ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट देखें, a subgraph H of G is called subgraph induced by its vertices V prime if its edges of E prime contains all the edges in G whose endpoints belong to vertex in H। इससे मुराद ये है कि आप वही चले, हम दोबारा एग्जांपल अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये P1 एक हमारे पास वर्टेक्स है, P2 दूसरा वर्टेक्स है, और P3 जो है वो तीसरा वर्टेक्स है, और हमने इसी तरीके से इसको H1, H2 और H3 कंसीडर किया। अब इसमें हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसी तरीके से वर्टेक्स हमारे पास है P1, P2 और P3, और एजेस हमारे पास जो है वो है E1, E2, E3। जब इंड्यूस्ड ग्राफ की बात करेंगे तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब देखें V प्राइम जो है हमारे पास वो, उसमें सिर्फ हम एक P3 को रिमूव कर देते हैं, P2, P3 है, तो P1, P2 जिन के एंड पॉइंट्स बनते हैं उनमें कौन कौन से आप देखें कि इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास आ जाता है P1 और P2 H E1।
तो सिर्फ हमारे पास जो ई प्राइम होगा इस लिहाज से उसमें सिर्फ और सिर्फ एज 1 शामिल होना चाहिए। तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ये P1 P2 और ये इसका एज E1, तो ये इंड्यूस्ड ग्राफ कहलाता है। फ़र्ज़ करें कि हम इसमें अगर इस तरीके से ना कंसीडर कर रहे होते, पहले की तरह अगर हम लेते, ये पॉइंट जो था हमारे पास P3 था और इसको भी हम कंसीडर कर लेते, इसमें शामिल कर लेते एज, फिर हमारे पास ये 3 आ जाता, तो फिर इसमें एक और का इजाफा हो जाता P3 का। लेकिन अब जो P2 और P3 जो हमारे वर्टिसेस हैं, इनका जो ये E2 के भी जो एज है इसके भी एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास इंड्यूस्ड ग्राफ ना होता। तो इंड्यूस्ड ग्राफ के लिए जो सादा सी चीज़ ये बनती है कि जब आप वर्टेक्स रिमूव करते हैं तो उसके तमाम के तमाम हम एजेस भी साथ रिमूव कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक और देखें कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं, चलें इसको इसके साथ कंबाइन कर, एक ये एज वर्टिक्स है हमारे पास, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो P1 P2 P3 और P4, तो इंड्यूस्ड ग्राफ के अंदर हम शुरू ही वर्टिसेस से होते हैं। अब हम अगर इसमें से P4 को ख़त्म कर देते, फॉर एग्ज़ाम्पल रिमूव कर देते सब ग्राफ बनाने के लिए, सब ग्राफ बनाने के लिए आप कोई भी वर्टिक्स या एज को ख़त्म कर सकते हैं अंदर से, तो दूसरा जो है वो फिर आपके पास जो हासिल आता है वो ओरिजिनल जो ग्राफ होता है उसका सब ग्राफ बन जाए। अगर हम इसको रिमूव करते P4 को, तो इसके लिहाज से इसके एज को भी हम रिमूव कर देते, तो यूँ हमारे पास आप देखें इसमें जो P1 P2 P3 ये तीनों वर्टिसेस जो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस होता तीनों होते, और जिनके ये एंड पॉइंट होते वो तमाम के तमाम एजेस भी हमारे पास एज सेट जो है ई प्राइम के अंदर शामिल होते, तो इस तरीके से ये इंड्यूस्ड ग्राफ बन जाता। लेकिन अगर हम सिर्फ एज को रिमूव करें तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक इंड्यूस्ड ग्राफ हासिल हो। दूसरी चीज़ इसके अलावा नेक्स्ट के हमारे पास है V इज़ द वर्टेक्स इन G, देन G माइनस V इज़ अ सब ग्राफ ऑफ G obtained by just deleting V from G and deleting all the edges in G which contain V। जैसे यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि अगर हमने इस वर्टेक्स P4 को रिमूव करते हैं, अगर ये G हमारे पास है और इस G में से हम P4 जो है उसको अगर रिमूव करेंगे तो हम उसके लिहाज से उसका एज भी रिमूव कर देंगे, तो इससे हमारे पास सब ग्राफ हासिल हो जाएगा। और दूसरा उसके बाद क्या है कि इफ़ E इज़ एन एज इन G देन G माइनस E इज़ द सब ग्राफ ऑफ G obtained by simply deleting the edge E from the G। और जब हम एज की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ये ऑलरेडी मैंने इधर ड्रा किया हुआ, इसको इसमें से अगर हम एज E1 को रिमूव करते सिर्फ, यानी G में से हम एज E1 को रिमूव करते, तो बाकी जो हासिल होता सिर्फ इस चीज़ को अंदर से ख़त्म करते, बाकी ग्राफ जो था वो वैसे का वैसे ही रह जाता, सिर्फ ये रिमूव हो जाता और बाकी ये P1 और फिर ये P2 P3 और एजिज़ E2 E3 अपनी जगह पर रहते हैं। यानी जब वर्टेक्स को रिमूव करते हैं तो उसके साथ उसके एजिज़ को भी रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं साथ से जो लिखा हुआ। लेकिन अगर जब हम एज को रिमूव करते हैं, सिर्फ एज को रिमूव करते हैं, बाकी उसके वर्टिसेस सेम एज इट इज़ रह जाते हैं। अब हमारे पास है आइसोमॉर्फिक ग्राफ G एंड हेयर दिस इज़ G स्टार are said to be isomorphic if there exists one-to-one corresponding f from V to V prime such that UV is an edge of G if and only if f of U and f of V is an edge of G prime। ये आपको पता होगा लिखने का तरीका है एज को। जैसे आप देखें मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है इस तरीके से, एक एज जिसका ये है, दूसरा एज जिसका ये है, तीसरा चले ये कंसीडर करके इसको इसके साथ मिला देता हूँ, और ये हमारे पास है U1 U2 और U3। अगर ये एज E1 है तो E1 को इस तरीके से भी लिखा जाता है, E1 इज़ इक्वल टू U1 और
U2। और इसी तरीके से अगर एज E2 होता हमारे पास E2, तो इसको यूं भी लिख सकते थे U2 और U3। एजिस को लिखने का तरीका ये कि अगर UV जो है वो एज है of G, then f of U, f of V is also edge in G. Normally we do not distinguish between isomorphic graphs even though their diagram may look different. Figure below gives 10 graphs picture as letters. We note that अब देखें इसमें A and R are isomorphic, ये A है हमारे पास, ये R है। किस तरीके से आप देखें, अगर हम इनको फॉर एग्जांपल नाम दे लेते हैं U1, U2, U3, U4, U5 और एज हमारे पास है U1 और V1, U2 सॉरी U1 U2, ये हमारे पास एक एज है। एंड पॉइंट्स हैं U1 U2 से, तो मैं इसको इस लिहाज से कह रहा था कि U1 और U2 ये एज है हमारे पास। तो इस लिहाज से इसमें f ऑफ U1 f ऑफ U2 क्या हो सकता है, आप देखें ये हो सकता है f ऑफ U1 और ये हो सकता है f ऑफ U2। तो इसी तरीके से बाकी भी ऐसे ही होंगे। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है, आप देखें कि ये सिर्फ इसको ड्रा ऐसे किया गया है, वरना अदरवाइज़ हम इस तरीके से भी ड्रा कर सकते थे। इसका मतलब है ये लेटर जो है हमारे पास ए और आर ग्राफ थ्योरी के अंदर ये बिल्कुल आइसोमॉर्फिक हैं, ये दो डिफरेंट ग्राफ्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी तरीके से आल्सो एफ एंड टी आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। अगर एफ और टी को देखें तो हमारे पास आप नोट करेंगे कि अगर इस में ये वाले जो हमारे पास एज है ये यहाँ पर इसके बराबर है, ये वाला जो एज है ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है फिर। और फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला जो एज आ जाता है, ठीक है, वो इसके बराबर आ जाता है और दूसरे वाला एज जो है वो इसके। आप नोट करें कि इसको भी अगर आप इधर स्ट्रेट कर दें, सीधा ड्रा कर दें किसी इसको, और यहाँ से यूँ ये वी की शेप जो है वो बन जाती है, और ये भी इसी तरीके से ये वी की शेप जो है वो बन जाती है। अगर इसको थोड़ा सीधा कर दें, इसको थोड़ा सीधा कर, क्योंकि जब हम वर्टिसेस और एजेस को ड्रा करते हैं ये तो हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि वो ज़रा दिखने में स्क्वायर फिगर टाइप की लग रही होती है, अदरवाइज़ तो जिधर मर्ज़ी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नोट कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो M, S, V एंड Z और आइसोमॉर्फिक है। असल में जो नेक्स्ट वाले जो ये M, S, V और Z जो है ये तो सब के सब जो है, ये M हमारे पास है, ये S है और ये V है और ये Z है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं और उसके साथ ये कंटिन्यूसली एजेस को कंबाइन किया गया है। आप नोट करें अगर मैं 5 वर्टिसेस जो है उसको इस तरीके से कंसीडर करूं और बाद में इसके साथ इन एजेस को मिला देता हूं, इनको पहला ये एज मिल गया, फिर दूसरा इसके साथ, तीसरा और चौथा। तो आप नोट करें ये जो लाइन इस तरीके से आई है हमारे पास, जिसमें कि ये E1 है, E2 है, E3 है, ये E4 है, और अगर इसको P1 कह देते हैं, P2 कह देते हैं, P3 और P4 और P5, ये लाइन जो है ये तमाम इन M, S, V और Z के आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि हम इनको 1 बाय 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी बना सकते हैं। जैसे इसमें देखें S के साथ अगर मिलाना हो हमने इसको तो बड़ी आसानी के साथ इसको मिला सकते हैं। ये वाला जो इसके साथ मैच करता है, ये एज इसके साथ मैच करता है, ये इसके साथ, ये वाला एज इसके साथ मैच कर जाएगा और ये वाला एज इसके साथ मैच कर जाएगा। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स के अंदर मींस के हमारे पास जो फंक्शन होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम उस फंक्शन को इसी तरीके से जैसे हम मैथ में उसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं उस तरीके से लिख सकें,
लेकिन यह है कि हमें नज़र आ जाता है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है कि इसको इस वर्टेक्स के साथ मैप कर दें, इन वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ मैप कर दें, काफ़ी हद तक वो भी डायग्राम के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। Now next we have homomorphic graph. Given a graph G, we obtain a new graph by dividing an edge of G with additional vertex. Two graphs G and G prime are said to be homeomorphic if they can be obtained from the same graph or a isomorphic graph by this method. The graph A and B in the figure are not isomorphic, but they are homeomorphic since they can be obtained from graph C by adding appropriate vertex. अब देखें इसमें जैसे यहाँ पर जो C हमारे पास है, इसमें टोटल जो वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर वर्टिसेस ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आइसोमॉर्फिक तो ये कभी नहीं हो सकते, लेकिन इस ग्राफ के अंदर अगर हम सिर्फ इस जो दो जगह पर वर्टिक्स ऐड कर दें तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बी ग्राफ आ जाता है। तो होम्योमॉर्फिक के अंदर यही है कि हमें जस्ट एडिशनल वर्टिक्स ऐड करने से जो ग्राफ हासिल होगा वो होम्योमॉर्फिक ग्राफ कहलाएगा। Now we have a definition of path. A path in a multigraph G consists of an alternating sequence of the vertex and edges of the form V0 E1, V1 E2 और ऐसे V2 आगे E3 होगा, और इन जनरल जो है वो VN-1 के बाद EN होगा, फिर VN और उससे पहले EN-1। मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर सादा सा ग्राफ हम ड्रा करते हैं और ये हमारे पास वर्टिक्स जो है वो V1 है, ये V2 है और ये V3 है। इसके जो एजेस हैं अगर हम कंसिडर कर लेते हैं E1 और ये E2 है, तो हम इसमें जो पाथ का मतलब यहाँ पर होगा, हम यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखें V1, फिर आगे E1 और V2, E2 और V3, ये एक पाथ है। इसी तरीके से अगर हम यूँ लिख देते कि V3, E2 और V2, तो ये एक अलहदा पाथ है, यानी यहाँ से हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो देखें क्या है कि द नंबर n ऑफ एजेस इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पाथ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं P के साथ और इस पाथ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं Q के साथ। तो इस पाथ की जो लेंथ है, क्योंकि इसमें दो एजेस आते हैं तो 2 है, और इसमें एक एज आता है तो 1 है। और फिर व्हेन देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी वी डिनोट द पाथ सिंपली बाय अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। जैसे आप देखें, ये हमारे पास जो P था, इसकी बजाय कि हम इसमें एजेस लिखें, हम अगर सिंपल इसकी तरतीब लिख देते V1, V2 और V3, तो ये भी हमारे देखें इसमें कुछ शक तो नहीं रहता ना कि V1 से V2, V2 से V3, तो एजेस हमें लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से यहाँ पर अगर होता, हमारे पास इसको यूँ लिख देते हम V3 और V2, तो फिर भी क्लियर था, एक ही एज था। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम होता कि यहाँ से दो एजेस होते हैं, मल्टीग्राफ का केस भी तो हो सकता है ना, ये एक एजेस E3 होता, तो फिर जाहिर सी बात है ये वाली नोटेशन जो है ये वैलिड फिर नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर V1 से V2 के ऊपर जाने के लिए E1 एज को भी यूज़ किया जा सकता है, E3 को भी। इस केस के अंदर अगर एक ये पाथ R लिखते तो ये डिफरेंट पाथ होता जब हम कहते हैं कि V1 और E1 और V2, और अगर हम पाथ एक S लिखते वो होता V1, E3 और V3। और इसके बाद है द पाथ इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ़ V0 इज़ इक्वल टू Vn। जैसे आप देखें V1, V2, V3, अब अगर हम इसको इस तरीके से जॉइन कर देते और इस चीज़ को अगर हम ओमिट कर देते हैं इसमें से, ये वाला जो हमारे पास एज है, तो हम इसको अगर
V1 V2 V3 V1 लिखते, V1 V2 V3 और V1, तो यानी ये V4 तो ना होता ना, यहाँ पर तो वैसे ही मेंशन किया गया ना V0 इज इक्वल टू Vn। ये इसके पहला जो हमारे पास पॉइंट, अगर लास्ट जो वर्टिक्स है और पहला वर्टिक्स इक्वल होंगे तो ये एक क्लोज्ड पाथ होगा। अदरवाइज वी से डैट द पाथ इज़ फ्रॉम V0 टू Vn, जैसे ये V1 से V3 अगर क्लोज ना होता, अगर आगे क्लोज कर दिया हमने तो फिर हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड पाथ है। और इसके अलावा बिटवीन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि पाथ इज़ बिटवीन V0 एंड Vn, और ये भी कह सकते हैं कि दिस पाथ कनेक्ट V0 टू Vn, लाइक हेयर P कनेक्ट V1 टू V3, ये P कनेक्ट V1 टू V3, Q कनेक्ट V3 टू V2। A simple path is a path in which all vertices are distinct, and a path in which all edges are distinct will be called trail। सिंपल पाथ के लिए अगर डिफरेंट वर्टिसेस हमारे पास आए, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक वर्टिक्स जो है उससे हम 2 दफ़ा गुजर जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में हम उसकी डिटेल के साथ बात करेंगे। और ट्रेल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ बात हो कि एजेस डिस्टिंक्ट हो। अ साइकिल इज़ अ क्लोज्ड पाथ ऑफ लेंथ 3, जैसे आप देखें यहाँ पर लेंथ 2 है, लेकिन अगर यहाँ से हम नोट करें कि लेंथ 3 या मोर अगर हो तो फिर वो साइकिल कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये हमने जो बनाया था इसमें 1 2 3 एजेस दरमियान में आएंगे तो ये साइकिल कहलाता है। और अ साइकिल ऑफ लेंथ के इज़ कॉल्ड अ के साइकिल, कि हम वर्ड जैसे इसको 3 साइकिल कह देते हैं। अब आगे एग्जांपल इसकी गिवन है, देखें। कंसीडर द ग्राफ जी इन फिगर बिलो एंड कंसीडर अल्फ़ा बीटा गैमा एंड डेल्टा। अल्फ़ा जो पाथ है वो किस तरीके से नोट करें, P4, इसमें एजेस हमने नहीं लिखे क्योंकि ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है, तो इसके अंदर बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं। 2 एजेस किसी के नहीं आ रहे या कोई लूप इसमें शामिल नहीं है। P4 से P1 पे गए, फिर P1 से P2 पर गए, ये मैं अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ, और फिर P2 से P5 पर गए, और फिर P5 से जा रहे हैं P1 पर, और फिर P1 से P2 पर, और फिर P2 से P3 पर, और P3 से P6 पर। तो ये हमने यहाँ पर देखें, हमने इसको ट्वाइसली इसकी तरफ किया है, यानी यहाँ इस जगह से एरो अगर हम ड्रा करते जाएं तो एक दफ़ा हम इस तरफ को मूव कर गए थे P1 से P2, फिर इधर गए P5 की तरफ, P5 से फिर P1 की तरफ, और फिर दोबारा से इसके ऊपर से गुज़रते हुए P1 से P2 पर गए, और फिर P2 से P3 पर गए, और फिर P6 पर गए। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बीटा की बात करते तो बीटा में हमारे पास क्या है, P4 से हम गए P1 पर, और फिर P1 से P5, और P5 से P2, P2 से P6, और यहाँ पर आप नोट करें कि कोई एज मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से तो ये पाथ ही नहीं बनता, क्योंकि पाथ में एज का होना जो है वो ज़रूरी है। अब नीचे जो लिखा हुआ है उसको ज़रा स्टडी करते हैं। सीक्वेंस अल्फ़ा इज़ अ पाथ फ्रॉम P4 टू P6, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेल सिंस द एज P1 एंड P2 इज़ यूज ट्वाइस। याद होगा पीछे डेफिनेशन में हम कह रहे थे कि ट्रेल जो है वो ऐसी चीज़ होगी जिसमें हमारे पास जो एजेस हैं वो सिर्फ 1 टाइम आएंगे, डिस्टिंक्ट एजेस आएंगे। द सीक्वेंस बीटा इज़ नॉट अ पाथ, वही जब हम इसको अभी देख रहे थे तो आप देख रहे थे P2 से P6 पे कोई हमारे पास एज नहीं था, तो इस वजह से ये पाथ नहीं है। इसका मतलब है हर वर्टिस का सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है पाथ बनाए। द सीक्वेंस गैमा इज़ अ ट्रेल सिंस नो एज इज़ यूज ट्वाइस। आप देखें कि अगर गैमा की बात करें, हमारे पास हम अगर स्टार्ट ले रहे हैं P4 से P1 के ऊपर,
P1 से P5 के ऊपर, फिर P5 से P2 के ऊपर, और P2 से P3, और P3 से P5, और फिर P5 से P6। अब इसमें एज तो रिपीट हो रहा है, सॉरी वर्टेक्स तो रिपीट हो रहा है, P5 2 टाइम्स है, लेकिन एज कोई भी रिपीट नहीं हुआ, तो इस लिहाज से ये ट्रेल है। बट इट इज़ नॉट अ सिंपल पाथ। सिंपल पाथ सिर्फ ये उसी सूरत में होता अगर हमारे पास वर्टेक्स जो है वो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स होते, जैसे P5 यहाँ पर जो है वो ट्वाइस यूज़ हुआ है। द सीक्वेंस गैमा इज़ सिंपल पाथ फ्रॉम P4 टू P6। अब अगर आप इसमें बात करें सीक्वेंस हमारे पास इसमें है, सॉरी डेल्टा सीक्वेंस जो है, डेल्टा सीक्वेंस किस तरीके से P4 से P1 पर, फिर P1 से P5 पर, फिर P5 से P3, और फिर P3 से P6। तो आप नोट करें कि ये हमारे पास सिंपल पाथ है क्योंकि इसमें कोई भी वर्टेक्स जो है वो ट्वाइस यूज़ नहीं हुआ। इसके अलावा नो डाउट ये ट्रेल भी है क्योंकि इसमें कोई एज भी 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। और द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम P4 टू P6 इज़ द सिंपल पाथ P4 P5 P6। P4 से P5 पे जाएं, फिर P6 पे जाएं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये नो डाउट पाथ भी है विच हैज़ लेंथ 2 क्योंकि 2 एजेस इसके दरमियान जो है यहाँ पर आते हैं। Next we have a theorem that there is a path from vertex U to S if and only if there is a simple path from U to V। अब यहाँ पर एक चीज़ तो इंतहाई सिंपल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, मींस कि अगर पाथ होगा तो फिर सिंपल पाथ होगा, अगर सिंपल पाथ होगा तो फिर पाथ भी होगा। यहाँ से रिवर्स तो बड़ा आसान है, हर सिंपल पाथ क्योंकि पाथ भी होता है, इस वजह से ये तो कोई चीज़ ऐसी मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ पर है कि क्या अगर कोई पाथ हो तो फिर सिंपल पाथ भी होगा। तो आप नोट करें काफ़ी हद तक ये भी लॉजिकल नज़र आता है। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, पहला वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा ये है, चौथा ये कंसीडर कर लेते हैं, एक वर्टेक्स ये कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। अब अगर हम यहाँ से मूव करें P1 से P2 पर, और फिर P2 से P3 पर, P3 से P4 पर, P4 से P5, और ये, और चले हम इसको इस तरीके से भी मिला देते हैं कि P2 को P4 से मिला देते हैं। अब अगर P1 से P4 की बात करें, हम P1 से और P4 तक हमने जाना है, तो आप देखेंगे काफ़ी सिंपल पाथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। हम P1 से P2 पर गए, फिर P2 से P4 पर चले गए, ये सिंपल पाथ भी और शॉर्टेस्ट भी है। लेकिन इसके अलावा आप देखें P2 पर भी चले जाते, फिर P3 पर चले जाते, फिर P4 पर चले जाते, और इसी तरीके से P1 से P2 पर गए, फिर P2 से P5 पर गए, फिर P4 पर चले जाते। तो यहाँ पर तो आप देखें जितने भी पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे हैं ही सिंपल पाथ, इसके अलावा तो कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कोई ऐसा वर्टेक्स भी हो सकता है, जैसे देखें कि जिसमें हम एक जगह से रोटेट करके आ जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं P1 और P5 को, अब देखें हम गए यहाँ से P1 से P2 पर, P2 से P5 पर, ये सिंपल पाथ भी है, शॉर्टेस्ट भी है। सिंपल पाथ का यही मतलब है ना कि वर्ड्स हमारे पास रिपीट नहीं होने चाहिए दोबारा। हम देखें P1 से P2 पर गए, P2 से P3 पर गए, P3 से P4 पर गए, P4 से P5 पर गए, ये भी एक सिंपल पाथ है। लेकिन अब अगर हम P1 से P2 पर गए, P2 से P3 पर गए, P3 से P4 पर गए, P4 से फिर P2 पर चले गए, और फिर P5 पर आ गए, तो अब P2 वर्टेक्स जो है वो 2 दफ़ा रिपीट कर जाता है। तो ये पाथ जो है वो सिंपल नहीं है। मीन्स ये थ्योरम ये नहीं हमें कहता कि भाई अगर सिंपल पाथ होगा तो फिर आप कहोगे ऐसा पाथ भी होगा जो नॉन सिंपल हो, वो वाली उस तरह की बातें नहीं कर रहे। बात यह है कि
ये तो क्लियर है ना कि सिंपल पाथ तो पाथ होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कोई पाथ हो, ठीक है, तो श्योरली एक सिंपल पाथ भी ज़रूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जब भी किसी दूसरे P5 की तरफ जा रहे होते हैं तो हम, आप नोट करें, डायरेक्ट जाना तकरीबन काफ़ी हद तक आसान होता है, इसकी बजाय कि हम रिपीट करके पहले उस पॉइंट पे जाएं घूम कर और फिर दोबारा वापस आएँ, जैसे इस केस में जा रहे थे कि पहले हम यहाँ से घूमें फिर यहाँ जाएं फिर यहाँ पर आएँ। इसकी बजाय हम कोई डायरेक्ट मेथड भी जाने का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चले, हमारा मकसद तो भी इसका जो है वो दूसरा जो एनालिटिकल प्रूफ करना तो नहीं था, लेकिन सिर्फ समझना था कि अगर पाथ होगा तो फिर सिंपल पाथ भी होगा, और सिंपल पाथ है तो फिर हमारे पास पाथ होगा। लेकिन नॉन सिंपल वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहे। अगर सिंपल पाथ है तो असल में वही पाथ है, हमने ये प्रूव नहीं करना कि आप नॉन सिंपल पाथ जो है वो ढूंढ कर दिखाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।